नमस्कार। दिन भर की हर बड़ी खबर से आपको करने खबरदार, मैं हूं श्वेता सिंह। शुरुआत करते हैं सोनिया गांधी की खबर से, क्योंकि वाराणसी वो पहुंची थी और वहां पर एक रैली थी उनकी, लेकिन लोगों को संबोधित करने से पहले ही उनकी तबीयत बिगड़ गई, जिस वजह से न वो संबोधित कर पाई और न ही आगे जो उनका कार्यक्रम था उसे पूरा कर पाई। वाराणसी एयरपोर्ट पर सोनिया गांधी हैं, वहां पर उनका इलाज चल रहा है। हमारे साथ कांग्रेस नेता प्रमोद तिवारी इस वक्त फोन लाइन पर जुड़ रहे हैं। प्रमोद जी, तबीयत कैसी है उनकी अब? आपको आवाज आ रही है प्रमोद जी? जी आ रही है जी। तबीयत सोनिया गांधी की कैसी है? क्योंकि शुरुआत में यही बताया गया कि सिर्फ थकान है। हाँ बिल्कुल ठीक है, और वो प्लेन की तरफ जा रही है दिल्ली के लिए। तो क्या सिर्फ शुरुआती इलाज से काम चल गया? अब कोई चिंता की बात नहीं है उनकी? कोई चिंता की बात नहीं। डॉक्टरों ने थकान ही कहा। मैं उनके सामने हूँ, मुझे ज्यादा मत मिल रही है। मैं सिर्फ ये कह सकता हूँ प्लेन की तरफ जा रही है और ठीक है। बहुत बहुत शुक्रिया हमसे बातचीत करने और कोई एम्बुलेंस से नहीं है, किसी चीज से नहीं है, नॉर्मल प्लेन का तैयारी, प्लेन से जा रही है और बिल्कुल सामान्य है अब उनकी तबीयत। बहुत शुक्रिया प्रमोद तिवारी जी, हमसे बातचीत कर रहे थे। और स्पष्ट तौर पर उन्होंने पहले भी जब तबीयत खराब हुई थी सोनिया गांधी की, उन्होंने उस वक्त कहा कि सिर्फ थकान है और थकान की वजह से सिर्फ 5-7 मिनट की थकान है जिसकी वजह से उन्हें वहां से हटाया गया है। लेकिन दरअसल वहां से जब उन्हें ले जाया गया और उसके बाद एयरपोर्ट पर इलाज करना पड़ा, तो उसके बाद बहुत सारी अटकलें उठ खड़ी हुई थी। हमारे साथ हमारे संवाददाता अनूप श्रीवास्तव इस वक्त जुड़ रहे हैं। अनूप, अब उनकी स्थिति, उनकी जो तबीयत है वो नियंत्रण में है? कांग्रेस की तरफ से यही कहा जा रहा है। देखिए, अभी कुछ पक्का नहीं कह सकते। स्थिति उनकी स्टेबल है। वाराणसी बागपुर एयरपोर्ट पे हैं वो, और जो हमारी जानकारी है उसके मुताबिक दोनों ऑप्शन खुले हुए हैं। या तो सोनिया गांधी को बीएचओ हॉस्पिटल ले जाया जाएगा, या फिर ऐसी सूचना हमारे पास आई है कि राहुल गांधी जो है वो खुद एयर एम्बुलेंस लेकर वाराणसी एयरपोर्ट पहुंच रहे हैं और संभवतः सोनिया गांधी को एयर एम्बुलेंस से दिल्ली ले जाया जाएगा। जी 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 जी। हालांकि अनूप, अभी प्रमोद तिवारी से जब हमारी बातचीत हुई है तो उन्होंने बताया है कि उन्हें एयर एम्बुलेंस से नहीं ले जाया जा रहा है, बल्कि एक सामान्य विमान है जिससे सोनिया गांधी जा रही हैं। कम से कम आधिकारिक जानकारी कांग्रेस की तरफ से यही दी जा रही है फिलहाल। खबरदार में इस वक्त एक और बड़ी खबर आपको बताएं। बुलंदशहर में नेशनल हाईवे 91 पर लूटपाट और गैंगरेप के शिकार हुई परिवार की पीड़ित महिला सदस्य पहली बार कैमरे के सामने आई हैं। पीड़ित महिला ने आज तक से कहा है कि अगर उन्हें न्याय नहीं मिला तो उनका पूरा परिवार अपनी जिंदगी खत्म कर लेगा। पीड़ित महिला ने सिस्टम से सवाल पूछा कि 24 घंटे में अपराधियों की गिरफ्तारी का दावा किया गया था, तो अब तक पुलिस इन अपराधियों को क्यों नहीं पकड़ पाई है? अगर पुलिस चाहती तो अब तक वो हैवान गिरफ्तार हो चुके होते। जिंदगी की सबसे बड़ी त्रासदी से गुजर रही इन महिला की आवाज को उत्तर प्रदेश की सरकार और सिस्टम ध्यान से सुने, और वो नेता शर्म से डूब मरे जो बुलंदशहर की घटना को राजनीतिक साजिश बता रहे हैं। आपके साथ जो हुआ, अपने गुनहगारों को क्या सजा देना चाहती हैं आप? फांसी की सजा देना चाहते हैं अपने हाथों से, और उनकी आंखें फोड़ना चाहते हैं, और जो करना चाहते हैं वो हम जानते हैं क्या करेंगे उनके साथ में। आप चाहती हैं कि कानून सजा ना दे, आप सजा दें? हाँ, पहले हम सजा देंगे, बाद में कानून सजा दे। अभी तक पुलिस ने 3 के अलावा बाकियों को गिरफ्तार नहीं किया है। नहीं। क्या चाहती है? अभी तक पुलिस ने बाकी जो आरोपी गिरफ्तार नहीं, पुलिस के खिलाफ गुस्सा है? हाँ, पुलिस चाहती तो अब तक गिरफ्तार हो जाते सारे लोग। आपको लगता है पुलिस में कमी है इस वक्त? ढीला शासन, प्रशासन सब ढीला है? काम तो कर रही है, मगर अब वो कैसे कर रही है पता नहीं, कैसे कर रही है वो, ढील डाल रही है, क्या कर रहे हैं। और उन्होंने कही 24 घंटे में अपराधी पकड़े जाएंगे, वो अभी तक पकड़े नहीं गए हैं। अब कह रहे हैं 72 घंटे में पकड़े जाएंगे। अब कितने घंटे हो गए? आप अपने हाथ से सजा देने चाहती हैं? अगर अपराधी नहीं पकड़े जाते हैं तो हम अपने आप तीनों लोग कुछ खा के बस अपनी जिंदगी खत्म कर लेंगे। आपकी 13 साल की मासूम बच्ची है। जब आप लोग जा रहे थे, ये सारा कुछ हुआ, बहुत गुस्सा होगा शासन के खिलाफ, पुलिस के खिलाफ। आप कम से कम जो चाहती हैं, अपने हाथ से मारना चाहती हैं? हाँ, अपने हाथों से उन्हें सजा देना चाहते हैं। बुलंदशहर केस में पीड़ित परिवार न्याय मांग रहा है, लेकिन आजम खान जैसे नेता इस केस को ही राजनीतिक साजिश बता रहे हैं।
ये वही आजम खान है जिनकी भैंस गायब हो जाती है तो वो यूपी पुलिस का पूरा सिस्टम सिर के बल खड़ा कर देते हैं। लेकिन यही सिस्टम बुलंदशहर जैसी विभत्स घटना के 4 दिन हो जाने के बाद भी फरार अपराधियों तक पहुंच नहीं पाता है। आज बुलंदशहर केस में पीड़ित परिवार ने आजम खान को ऐसा जवाब दिया है जिसे सुनकर शायद आजम खान को कुछ शर्म आए। अगर न्याय नहीं दे सकते तो अपनी नाकामी छुपाने के लिए पीड़ितों के जख्मों पर नमक तो मत लगाएं। कोई विपक्षी विचारधारा और सरकार को बदनाम करने के लिए ऐसे लोग जो सत्ता में आना चाहते हो वो तो ये कुकर्म नहीं कर रहे हैं। इसमें किसकी साजिश हो सकती है? जब मैं मौके पर था, क्या किसी आदमी क्या ये अपनी बदनामी करना चाहेंगे? मैं आजम खान जी आपसे पूछना चाहता हूँ क्योंकि राजनीति में अब इतनी गिरावट आ गई है, इतनी गाली गलौज होने लगी है कि कुछ भी हो सकता है। इस सवाल का क्या जवाब है उत्तर प्रदेश सरकार के सबसे बड़े मंत्री आजम खान के पास, जिन्हें एक आम आदमी के परिवार की सबसे बड़ी पीड़ा में भी राजनीतिक साजिश दिखती है। कहीं कोई विपक्षी विचारधारा और सरकार को बदनाम करने के लिए ऐसे लोग जो सत्ता में आना चाहते हो वो तो ये कुकर्म नहीं कर रहे हैं, क्योंकि राजनीति में अब इतनी गिरावट आ गई है, इतनी गाली गलौज होने लगी है कि कुछ भी हो सकता है। तरस आती है ऐसी सोच पर, शर्म आती है ऐसी सियासत पर जो अपने गुनाह छुपाने के लिए, जो अपने दाग धोने के लिए पीड़ित के जख्मों पर नमक छिड़कने से भी नहीं हिचकती। क्योंकि आजम खान आम आदमी नहीं, उनकी तो भैंसें भी गायब हो जाती हैं तो 24 घंटे में यूपी पुलिस और सिस्टम सिर के बल खड़ा होकर ढूंढ लेता है। लेकिन वो हैवान नहीं मिलते जिन्होंने एक परिवार का सब कुछ छीन लिया। कुछ सरकार से बातचीत तक यही नहीं बता रहे हैं, वो ये कह रहे हैं टीमें लगातार दबिश दे रही हैं, लेकिन जब दबिश दे रही हैं टीमें पुलिस की तो गिरफ्तारी क्यों नहीं हो रही है? एक आम आदमी लुट जाए, परिवार की माँ बेटी के साथ गैंग रेप हो जाए, क्या फर्क पड़ता है सिस्टम को? जिस पर सवाल उठते हैं वो खुद को बचाने के लिए ही केस को ही साजिश बताने लगे, तो इससे ज्यादा शर्म की बात भला क्या होगी? अगर सुरक्षा नहीं दे सकते, अगर गुनहगार नहीं पकड़ सकते, अगर न्याय नहीं दे सकते, तो क्यों उस परिवार का अपमान कर रहे हो जो इतने बड़े हादसे और इतने बड़े जख्म के बाद भी पूरी हिम्मत के साथ खड़ा है? सुन लीजिए आजम खान साहब, कैसे ये परिवार इंसाफ के लिए लड़ रहा है। अभी उनकी क्या हालत है? क्या वो बात करने की स्थिति में है या नहीं? वो बात करने की मैं ये तो नहीं कह सकता वो कोमा में है, लेकिन दोस्त बात करने की तो छोड़िए, अगर उनसे पूछा जाता है पानी पियोगे तो बहुत मुश्किल से लाके उनके हाथ में थमा दो, पी लेते हैं। इस हिस्से तुम खाना तो खा ही नहीं रहे, चाय जबरदस्ती पिलाता हूँ, कह सुन के न खाना खा रहे हैं न कुछ। अभी ज्यादा ही नाजुक स्थिति में है, बहुत ज्यादा उन्हें सदमा पहुंचा है जो कि उन्हें हिला के रख दिया है मुझे। और मैं खुद आज आप लोगों को साक्षात्कार दे रहा हूं तो मैं खुद पता नहीं किस तरीके से अपने आप को मेंटेन करके दे रहा हूं। बुलंदशहर के नेशनल हाईवे 91 पर एक परिवार तबाह कर दिया गया। गुनहगार अब भी आजाद हैं, लेकिन आजम खान इसे साजिश बताकर सरकार और सिस्टम की नाकामी के दाग धो रहे हैं। सवाल उठे तो आजम खान सफाई देने के लिए आ गए। सफाई देने से क्या होता है? आपकी असली सोच तो सबने सुन ही ली है। 3 दिन बीत चुके हैं, गुनहगार अब तक आजाद हैं। और क्यों ना आजाद हों जब सिस्टम में जिम्मेदार पदों पर बैठे आजम खान जैसे मंत्रियों की सोच में ही डिफेक्ट हो। रामकिंकर सिंह, गाजियाबाद, आज तक। ये वो सिस्टम है जो जनता की सुरक्षा नहीं कर सकता, गुनहगारों को नहीं पकड़ सकता, पीड़ित को न्याय नहीं दिलवा सकता। जब जिम्मेदार पदों पर बैठे नेता और जनता के नौकर जनता का दर्द भूल जाएं, तो फिर सवाल यही उठता है कि ऐसे लोगों को इन पदों पर बैठाया ही क्यों जाता है। पिछले 3 दिन से उत्तर प्रदेश पुलिस का हर बड़ा अफसर बुलंदशहर केस में फरार गुनहगारों की जल्द ही गिरफ्तारी की खोखली बातें कर रहा है। 24 से 48 से 72 घंटे बीत जाते हैं, लेकिन सबका जवाब वही होता है कि छापे चल रहे हैं, गिरफ्तारी की कोशिश जारी। आखिर कब तक जनता के साथ ये लोग धोखा करते रहेंगे?
कितनी समय में आपको लगता है कि जो बचे हुए लोग हैं जिनकी आपको तलाश उनको आप पकड़ पाएंगे? 3 लोग तो गिरफ्तार हो चुके हैं, कई और हैं जिनसे हम पूछताछ कर रहे हैं। इस समय कोई डेफिनेट समय देना उचित नहीं होगा। हमारी कोशिश है कि जल्द से जल्द इसको किया जाए। बाकी जो लोग हैं उनके नाम साफ स्पष्ट हो गए, साफ हो गए हैं। उनकी गिरफ्तारी के लिए प्रयास जारी है। ये उत्तर प्रदेश पुलिस के सर्वे सर्वी जावेद अहमद 48 घंटे में बुलंदशहर केस के गुनहगारों को पकड़ने का दावा किया था, लेकिन 48 घंटे से लेकर 60 घंटे, 60 घंटे से लेकर 72 घंटे इंतजार करते रहिए, क्योंकि डीजीपी जावेद अहमद से लेकर एसएसपी तक सबका जवाब अब एक ही है। प्रयास जारी है, तलाश जारी है। बाकी जो लोग हैं उनके नाम साफ स्पष्ट हो गए, साफ हो गए हैं। उनकी गिरफ्तारी के लिए प्रयास जारी है। एसटीएफ भी लगी हुई है, एसटीएफ की टीमें लगी हुई हैं, लोकल पुलिस की टीमें लगी हुई हैं। तरह तरह के जो हमारे रिसोर्सेज हैं उन सब का इस्तेमाल करके हम उनको गिरफ्तार करने के लिए कोशिश कर रहे हैं। आगे जो भी इनके साथ में थे उनकी छानबीन के लिए टीमें गठित की गई हैं और जल्दी ही हम उनको कानून के समक्ष प्रस्तुत करेंगे। मीडिया के कैमरे पर इस रटे रटाए जवाब से काम नहीं चलेगा। जवाब दो उस परिवार को जिसे भरोसा दिया था कि उनकी जिंदगी को तबाह करने वाले हैवानों को 48 घंटे में पकड़ लिया जाएगा। पहली बार गैंगरेप की पीड़ित महिला जवाब मांगने सामने आई है। आपके साथ जो हुआ, अपने गुनहगारों को क्या सजा देना चाहती हैं आप? फांसी की सजा देना चाहते हैं अपने हाथों से, और उनकी आंखें फोड़ना चाहते हैं, और जो करना चाहते हैं वो हम जानते हैं क्या करेंगे उनके साथ में। आप चाहती हैं कि कानून सजा ना दे, आप सजा दें? हाँ, पहले हम सजा देंगे, बाद में कानून सजा दे। अभी तक पुलिस ने 3 के अलावा बाकियों को गिरफ्तार नहीं किया है। नहीं। क्या चाहती है? अभी तक पुलिस ने बाकी जो आरोपी गिरफ्तार नहीं, पुलिस के खिलाफ गुस्सा है? हाँ, पुलिस चाहती तो अब तक गिरफ्तार हो जाते सारे लोग। आपको लगता है पुलिस में कमी है इस वक्त? ढीला शासन प्रशासन सब ढीला है? काम तो कर रही है मगर अब वो कैसे कर रही है पता नहीं, कैसे कर रही है वो, ढील डाल रही है, क्या कर रहे हैं। और उन्होंने कही 24 घंटे में अपराधी पकड़े जाएंगे, वो अभी तक पकड़े नहीं गए हैं। अब कह रहे हैं 72 घंटे में पकड़े जाएंगे। अब कितने घंटे हो गए? आज तक के कैमरे पर आज बुलंदशहर में लूट और गैंगरेप की पीड़ित महिला ने सिस्टम से जवाब मांगा है। उन्हें किसी की सियासत नहीं चाहिए, उन्हें न्याय चाहिए, बस और कुछ नहीं। आप अपने हाथ से सजा देने चाहती हैं? अगर अपराधी नहीं पकड़े जाते हैं तो हम अपने आप तीनों लोग कुछ खा के बस अपनी जिंदगी खत्म कर लेंगे। आपकी 13 साल की मासूम बच्ची है। जब आप लोग जा रहे थे, ये सारा कुछ हुआ, बहुत गुस्सा होगा शासन के खिलाफ, पुलिस के खिलाफ। आप कम से कम जो चाहती हैं अपने हाथ से मारना चाहती हैं? हाँ, अपने हाथों से उन्हें सजा देना चाहते हैं। बुलंदशहर के नेशनल हाईवे नंबर 91 पर लूटपाट और गैंगरेप की घटना के बाद पुलिस ने 3 गुनहगारों को पकड़ा है, लेकिन बाकी के वो हैवान कहां हैं? उत्तर प्रदेश पुलिस का इतना बड़ा सिस्टम इन तक पहुंच क्यों नहीं पा रहा? अब तो पीड़ित परिवार को भी लग रहा है कि पुलिस सुस्त है। मैंने कहा जाओ कह दो, मेरा वैभव कृष्ण मुझे दे दो, मैं अपने आप तलाशवा लूंगा। चलिए, यानी कुल मिलाकर आप चाहते हैं कि पुराने एसएसपी इस केस की जांच करें? बिल्कुल, श्योर, व्हाई नॉट। क्यों ये सिस्टम अपना मजाक खुद उड़वाता है? क्या इन्हें नहीं पता कि लोग जानते हैं कि जिन्हें हम जनता का रखवाला कहते हैं वो सिस्टम खुद कितना निकम्मा है? बुलंदशहर में हुई इतनी बड़ी घटना के बाद भी जिस सिस्टम की नींद ना खुले, वो गुनहगार क्या पकड़े? इस समय हम कोतवाली देहात के चोला चौकी पर मौजूद हैं। अगर यहाँ की बात की जाए तो आप देख सकते हैं किस तरीके से यहाँ पर जो पुलिसकर्मी मौजूद था, जिसे यहाँ का जिम्मा रात के वक्त दिया गया था, वो पुलिसकर्मी जो हैं वो आराम से नींद फरमा रहे हैं। बताया ये भी जा रहा है कि जो चौकी इंचार्ज हैं वो भी अपने कमरे में जो हैं वो नींद फरमा रहे हैं। बाकायदा वायरलेस पे मैसेजेस भी आ रहे हैं, लेकिन ये मैसेज उन्हें सुनाई नहीं दे रहा, और सुनाई दे भी
तो कैसे, क्योंकि जाहिर सी बात है, क्योंकि ये जो हैं वो इस समय नींद फरमा रहे हैं। जिस तरीके से ये पूरा मामला हुआ, बुलंदशहर में गैंगरेप का मामला हुआ, उसके बाद तमाम दावे किए गए, लेकिन इन दावों की हकीकत चेक करने के लिए हम रात के वक्त निकले। जनता के नौकर से लेकर जनता के नेताओं तक जैसे सब नींद में हैं। सवाल पूछो तो जवाब मिलता है, कौन सो रहा है, कहां सो रहा है। कैमरे पर दिख रहे सच को भी वो सच नहीं मानते, क्योंकि उन्हें कोई फर्क नहीं पड़ता। नहीं पाएगा, किसने सर्वे किया है? वो बात ऑन द सर्वे। ये कैमरे पे आप चाहे जो रिपोर्ट कर लो। कोई सो नहीं रहा। ये सच देखकर भी सच से मुंह फेरने वाला सिस्टम है। नेताओं को सियासत की आड़ में नाकामी छुपाना है, नौकरशाही को जांच की आड़ में नौकरी बचानी है। आज बुलंदशहर केस में 6 और लोगों को पुलिस ने हिरासत में लिया। कुल 20 लोगों को हिरासत में ले चुके हैं। लेकिन ऐसा करके सबको यह दिखाने से काम नहीं चलेगा कि पुलिस काम कर रही है। असली गुनहगार जब तक पकड़े नहीं जाएंगे, तब तक यूपी पुलिस का सिस्टम अपने निकम्मेपन को लेकर उठे सवालों से बच नहीं सकता। आज तक ब्यूरो। बुलंदशहर में जो खौफनाक वारदात हुई, उसकी दिल दहला देने वाली तस्वीरों के बाद पूरे देश की नींद उड़ी हुई। लेकिन उत्तर प्रदेश की पुलिस अभी भी घोड़े बेचकर सो रही है, और सिर्फ सो नहीं रही बल्कि खर्राटे ले रही। आज तक की टीमें जब यूपी पुलिस की गहरी नींद का रियलिटी चेक करने के लिए निकली, तो एक के बाद एक यूपी पुलिस के कुंभकर्ण आज तक के कैमरे में रिकॉर्ड होते चले गए। हद तो तब हो गई जब यूपी पुलिस के सोते पुलिस वालों ने आधी नींद की हालत में भी बहानों की झड़ी लगा दी। इन्हें सुनकर किसी की भी आंखें खुल जाएं। अब ज्यादा क्या कहें, आप खुद देख लीजिए यूपी पुलिस के कुंभकर्णों को। बुलंदशहर में सोती पुलिस। मेरठ में मच्छरदानी ताने सोती पुलिस। इटावा में कुर्सी पर खर्राटे लेती पुलिस। मुरादाबाद, गोरखपुर, अमरोहा, यूपी पुलिस सो रही है। यूपी पुलिस की नींद तोड़ने के लिए आज तक की टीमों ने पूरी रात थानों चौकियों के चक्कर काटे, तो यूपी पुलिस के खर्राटे सुनकर हमारी नींद ही उड़ गई। आज तक के कैमरे में रिकॉर्ड यूपी पुलिस की कुंभकर्णी नींद का रियलिटी चेक आपकी आंखें खोल देगा। पुलिस चौकी पर तख्त पर पुलिस वाला घोड़े बेचकर सो रहा है। मुंह पर कपड़ा बंधा है ताकि नींद में कोई खलल ना पड़े। बगल में वायरलेस सेट भी है। नींद इतनी गहरी है कि खर्राटे भी आ रहे हैं। पास में एक शख्स चुपचाप कुर्सी पर बैठा है। आप आरोपी हैं, आपके ऊपर मामला है ना? अब लड़ाई झगड़ा का कुछ, हाँ ऐसा ही कर दिया उसने। कोई ऐसे ही बैठा के ये हाँ, हाँ जी। चौकी इंचार्ज सो रहे हैं। हद है, आरोपी बैठा है और यूपी पुलिस सो रही है। काफी देर बाद दरोगा साहब की नींद खुली तो दलीलें शुरू हो गई। नींद कहाँ आई? मैं अभी लेट आया, ऐसे सिर करके सीधे मैंने यहाँ सोने का तो मतलब ही नहीं। यहाँ तुम देख रहे हो मैं सोया हूँ। कैमरे में तस्वीरें कैद हैं। यहाँ देखो मेरी आँख है, वो देखो, बिल्कुल सोने कोई मतलब ही नहीं हमारा। बाहर से देखते ही बुलंदशहर के खुर्जा की ये चौकी सन्नाटे में डूबी नजर आती है। गेट से लेकर अंदर तक कोई पुलिस वाला नहीं, कोई हलचल नहीं। पुलिस के नाम पर चौकी में एक लौता पुलिस वाला दिखा, वो भी सोता हुआ। जिस बुलंदशहर में गैंगरेप की खौफनाक वारदात को हुए 3 दिन ही बीते हैं, उस बुलंदशहर में गहरी नींद में सोती यूपी पुलिस की ये तस्वीरें बेहद शर्मनाक हैं। कहीं सड़क के किनारे कार लगाकर कार की सीट पर इत्मीनान से खर्राटे भरते सीओ साहब, कहीं हाईवे पर ही खटिया पर मच्छरदानी लगाकर चैन की नींद लेते पुलिस वाले।
ये तस्वीरें मेरठ की हैं। आइए सबसे पहले आपको नेशनल हाईवे नंबर 58 पर सोते हुए सीओ साहब से मिलवाते हैं। ये देखिए कार की पिछली सीट पर सीओ साहब कैसे इत्मीनान से सो रहे हैं। बेल्ट खुली है, वर्दी बेतरतीब, और पूछने पर जवाब क्या है ये भी सुनिए। सीओ साहब, प्रदेश में इतनी बड़ी घटना हो गई है और आप सोए पड़े गाड़ी के अंदर। अरे सोए नहीं है। नहीं, मेरे पास तो विजुअल है। जब सीओ साहब भी सो रहे हैं तो सिपाहियों को क्या डर। टोल प्लाजा पर तैनात ये सिपाही तो आराम तलबी में सीओ साहब से भी आगे निकला। सड़क पर खाट बिछाई, खाट पर मच्छरदानी लगाई और हथियार को सिरहाने लगाकर खो गए नींद की आगोश में। लेकिन आज तक के कैमरे की लाइट पड़ते ही नींद भी टूट गई और सिट्टी पिट्टी भी गुम हो गई। अरे नहीं सो रहे भाई, कुछ नहीं भाई। अरे नाम तो बता दो चाचा। अरे कोई नाम नहीं है। क्या कर रहे थे आप? कुछ भी नहीं, बैठे थे। ड्यूटी लगी हुई है ना? हाँ, ड्यूटी लगी हुई। सो क्यों रहे थे? नहीं, सो नहीं रहे भाई। ये है मुरादाबाद शहर का थाना कोतवाली और ये हैं कोतवाली के सोते पुलिस वाले। सो क्यों रहे हो? नहीं, हम तो सो रहे थे। अच्छा। कोतवाली से निकलकर आज तक की टीम मकबरा पुलिस चौकी पहुंची, जहां ताला लटका हुआ था। इसकी वजह क्या है ये भी सुनिए। चाबी आपके पास थी? इसका पंखा चोरी हो रहा था, इस चक्कर में कर दी थी। अच्छा अच्छा। पुलिस की चौकी में चोर पंखा चोरी करके रफू चक्कर हो जाए, इससे बड़ा सबूत और क्या होगा यूपी पुलिस की बेहोशी का। दो पुलिस वाले मच्छरदानी में चैन की नींद ले रहे हैं और बिजनौर के नेशनल हाईवे 119 पर उनकी जगह ड्यूटी निभा रहे हैं दो आम आदमी। कैमरे की लाइट पड़ते ही सोते हुए सिपाही बौखलाकर चारपाई से उठ खड़े हुए और पुलिस गिरी पर उतर आए और जमाने लगे वर्दी का धौंस। मच्छरदानी के अंदर बैठे जी। मच्छरदानी के अंदर वो अच्छे मच्छरदानी के अंदर भी बैठे हैं। मच्छरदानी वो सो रहे हैं? नहीं भैया, वहाँ कोई बैठा होता है, ऐसे बैठे हुए। आंखों से नींद उतरी तो दिमाग ने काम करना शुरू किया और फिर नौकरी और परिवार की याद आ गई। ये नीचे छोड़ो, सब उठाओ, छोड़ो, तुम सज्जन रुक तो जाओ। अरे भैया क्यों नौकरी लोगे हमारी, यार बच्चे तो चलो। इनके तो सुर बदल गए, लेकिन मच्छरदानी ताने सो रहे दूसरे सिपाही को जब जगाया गया तो उसकी अकड़ खत्म नहीं हुई। नहीं, सो रहे थे रात में ड्यूटी के समय। ड्यूटी है? ड्यूटी मेरी नहीं है। किसकी है? किसकी है ड्यूटी? इनकी भाई साहब। नाम तो बताइए, नाम तो होगा आपका कुछ ना कुछ। नाम बताइए। नहीं, नाम भी नहीं। नहीं, नाम तो बताइए। नहीं है नाम। यहाँ से निकलकर हम बिजनौर के साहनपुर पुलिस चौकी पहुंचे, जहाँ पर एक सिपाही मोबाइल पर बिजी था और चौकी के अंदर दरोगा जी खर्राटे ले रहे थे। आज तक की टीम के पहुंचने की आहट मिलते ही उनकी नींद टूट गई। बिजनौर की ही भनेड़ा पुलिस चौकी का नजारा तो हैरान करने वाला था। चौकी के अंदर सोते हुए पुलिस वालों की लाइन लगी थी। एक साहब उठे तो दूसरे को जगाया, लेकिन तीसरे जनाब की नींद ही नहीं खुली और फिर शुरू हुआ बहानों का सिलसिला। ये देख सकते हैं आप। ड्यूटी है आपकी कि नहीं? ड्यूटी है कि नहीं? खत्म हो गई। खत्म होती खत्म हो गया? कितने बजे खत्म? 2:30 बजे। 2:30 बजे खत्म हो गई। अब ड्यूटी नहीं है। यहाँ इस टाइम कौन इंचार्ज है? आप जी जितेंद्र कुमार। यहाँ इस टाइम चौकी में कौन मौजूद है उनके लिए जिनकी ड्यूटी है? आपके बाद किसकी ड्यूटी है? अब तो ड्यूटी नहीं है, किसी की भी नहीं, किसी की नहीं है। ये यूपी पुलिस की नींद का हाल है, लेकिन ये तो सिर्फ ट्रेलर है। यूपी पुलिस की गहरी नींद का रियलिटी चेक अभी जारी है। बुलंदशहर में गैंगरेप और लूट की इतनी बड़ी घटना हो जाने के बाद भी यूपी पुलिस को चैन की नींद आ जाती है। यूपी के पुलिस थानों से लेकर चौकियों तक में और ड्यूटी के दौरान सड़क पर बाकायदा बेड लगाकर सोते पुलिस वाले आज तक के कैमरे में रिकॉर्ड हुए हैं। सोते हुए पुलिस वालों की ये तस्वीरें इटावा की है, यानी समाजवादी पार्टी के मुखिया मुलायम सिंह यादव का इलाका। देखिए तो नींद का आलम। सड़क पर ड्यूटी करने के बजाय
कुर्सी पर बैठे बैठे चैन की नींद ली जा रही। और ये दूसरे वाले भी कम नहीं है, चौराहे पर बाकायदा बिस्तर लगाकर बेडरूम वाली फीलिंग ली जा रही है। राइफल भी सिरहाने ही रखी है, लेकिन नींद का बहाना बनाए नहीं बन रहा। भाई ऐसे ड्यूटी होगी, आप सो रहे हो, आपका असला रखा हुआ है, कोई ले जाए, इसका जिम्मेदार होगा। एटा शहर के बीचों बीच वाली पटियाली गेट चौकी पर अंधेरा होते ही ताला लग जाता है और सारे पुलिस वाले दरवाजा बंद करके खर्राटे लगाने लगते हैं, जैसे कोई पुलिस चौकी ना हो, दुकान हो गई हो। अच्छा, ड्यूटी आपकी यहाँ पे? मैं दिन में रहती मेरी ड्यूटी। अभी किसकी ड्यूटी है यहाँ पे? चौकी पे तो इस समय किसी की ड्यूटी नहीं, आराम करते हैं यहाँ तो। इसी चौकी में यूपी पुलिस के एक और कुंभकर्ण हमें मिल गए। उनकी नींद में खलल पड़ा तो उन्होंने कमरे के दरवाजे को जरा सा खोलकर ही हमसे बात की। यहाँ पे ना कोई ना भैया, हमारी तो आमद नहीं ना, लाइन चले पोस्टिंग लाइन में। हाँ, अगर कोई क्राइम हो जाए तो कैसे आप थाने से नहीं, यहाँ चौकी है तो पीड़ित व्यक्ति कहाँ जाएगा फिर? अब थाने से पोस्टिंग कोई करेंगे, थाने से आदमी आएगा, कोई है नहीं मुझे। रात 3 बजे कोतवाली के बाहर कुछ हलचल दिखी। पुलिस वाले संगीने थामे खड़े हुए थे, लेकिन कोतवाली के अंदर कदम रखते ही पुलिस का शर्मनाक सच सामने आ गया। यह हाल शहर कोतवाली का है। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। फतेहपुर के मलवा थाने में तो मानो सोने की होड़ लगी है। शायद गलती से ये पुलिस वाला जाग रहा था, सो आज तक का कैमरा देखते ही मुंशी जी को झिझोड़ कर जगाया। मुंशी जी आंख मलते उठे तो किया नया खुलासा। बदहवास हूँ तो नहीं लेटे हैं, जग रहा हूँ, अभी मतलब लिख करके लेटा हूँ, आया हूँ, लेट गया हूँ, झपकी लग गई है, बात सही है। आपके एसओ साहब कहाँ है इस वक्त? हमारे इस समय आ गए थाने के कमरे में सो रहे हैं। बरेली के पुलिस की हालत भी बाकी शहरों से अलग नहीं है। यहाँ भी रात को ड्यूटी पर तैनात पुलिस वाले चैन की नींद ले रहे थे। कोई तख्त पर इत्मीनान से सो रहा है, कोई कुर्सी पर ही टांगे पसारे नींद में खोया, तो कोई जमीन पर चादर बिछाकर नींद ले रहा है। तो देखा आपने यूपी पुलिस की नींद का हाल, जो रात के अंधेरे में खुद तो बेहोश होकर सोती है और अपराधियों को बेखौफ होकर वारदातों को अंजाम देने का मौका देती है। यह हाल तो तब है जब बुलंदशहर गैंगरेप कांड ने पूरे देश की नींद उड़ा रखी है। जागते रहते हैं अपराधी, सोती रहती है पुलिस। यूपी पुलिस के कुंभकर्णों का रियलिटी चेक देखने के बाद दिमाग में यही बात आती है, अगर यूपी पुलिस की आंखें खुली होती तो बुलंदशहर में हैवानों ने मां बेटी के दरिंदगी की हदें पार नहीं की होती। लेकिन शर्मनाक हकीकत तो यह है कि इतनी बड़ी घटना होने के बाद भी यूपी पुलिस की आंखों की नींद नहीं उड़ी। ये तो तब है जब मुख्यमंत्री से लेकर यूपी पुलिस के आला अधिकारियों तक ने सभी जिलों में हाईवे पर मुस्तैद होकर पुलिसिंग के आदेश दिए हैं। अपने विभाग के कुंभकर्णों की पहचान करने के लिए अब यूपी पुलिस के डीजीपी जावेद अहमद ने आज तक की मदद मांगी है। नहीं, आपने बताया कि कई जगह मुस्तैद मिली, ये थोड़ा संतोष की बात है। और जहां पर वो लापरवाह मिले या नहीं मिले मैं नहीं जानता हूं कहां आपने ढूंढा, वो नहीं मिले। लेकिन जहां अलीगढ़ में है, यहाँ पे सो रहे थे, जहां सो रहे थे उनके विरुद्ध कार्रवाई आपका जो फुटेज है उसको मैं आपसे अनुरोध करूंगा लेकर के उनके विरुद्ध कार्रवाई करूंगा, क्योंकि ये जब ड्यूटी पर है तो लापरवाही का कोई औचित्य नहीं बनता है और ऐसे लोगों के विरुद्ध सख्त कार्रवाई की जाएगी। खबरदार में अब हम आपको उस ट्रेन के दीदार करवाएंगे जिसमें सफर करके आप डिनर दिल्ली में, ब्रेकफास्ट मुंबई में कर सकेंगे। हम बात टेलगो ट्रेन की कर रहे हैं जिसका नई दिल्ली से मुंबई के बीच ट्रायल किया गया है। स्पेन के टेलगो ट्रेन कोचों का नई दिल्ली से मुंबई के बीच ट्रायल किया गया। दिल्ली से सोमवार शाम 7:55 पर रवाना हुई टेलगो ट्रेन को 1384 किलोमीटर की दूरी 12 घंटे 35 मिनट में तय करनी थी। टेलगो को अपने ट्रायल के दौरान मंगलवार सुबह 8:31 पर मुंबई पहुंचना था, पर यह 3 घंटे लेट हो गई।
रेलवे ने इसके पीछे बारिश को वजह बताया है, लेकिन इस दौरान ट्रेन अपनी अधिकतम स्पीड यानी 130 किलोमीटर प्रति घंटा पर चली। दिल्ली से मुंबई के बीच टेलगो ट्रेन के ट्रायल के मौके पर आज तक ने टेलगो ट्रेन की खासियतों का एक वीडियो विश्लेषण किया है, जिसे अब हम आपको दिखाते हैं। टेलगो आखिर मुंबई सेंट्रल पहुंच गई है। ये दिल्ली से रवाना हुई थी कल और इस वक्त करीब 11:40 को मुंबई सेंट्रल में टेलगो पहुंची है। लेकिन खास बात यह है कि आमतौर पे यदि राजधानी या अगस्त क्रांति से यदि आप मुंबई दिल्ली के बीच में सफ़र करेंगे तो 17 घंटे में आप पहुंचते हैं, लेकिन इस टेलगो स्पेशल ट्रेन के जरिए आप 4 से 5 घंटों की बचत कर सकते हैं। ये माना यह जा रहा है कि 12 घंटों में आप दिल्ली और मुंबई के बीच में सफ़र कर सकते हैं। इसकी जो कीमत होगी, जो प्राइस होगी पर सीट, वो अभी तक डिसाइड नहीं किया गया, अनाउंस नहीं किया गया है। लेकिन खास बात यह है कि इसकी रफ्तार, इसकी पहचान होगी, जो समय बचाएगी मुंबई और दिल्ली के बीच में या दिल्ली और मुंबई के बीच में, यही इसकी पहचान होगी। इस समय हम टेलगो ट्रेन की अगर हम बात करते हैं, टेलगो कोचेस की बात करते हैं तो उसके फर्स्ट एसी में है और यहाँ पर आप देख सकते हो कि इस कोच के अंदर जो है 20 सीटें हैं, 20 लोगों के बैठने की व्यवस्था है। काफ़ी आरामदायक कोचेज हैं। और इसके अलावा हम दूसरी चीज़ें अगर देखना चाहें तो ये पूरा का पूरा डिब्बा एल्युमिनियम का बना हुआ है और इसमें जो LCD स्क्रीन्स हैं उनको भी आप देख सकते हैं, LCD स्क्रीन्स लगी हुई हैं। तो तमाम तरीके की चीज़ें हैं। लेकिन इसके अलावा अगर हम अपने कोचेस से इसको कंपेयर करें तो छोटा कोच है और इसमें कम लोग जा सकते हैं। और जब ये ट्रेन चलती है तो होता क्या है कि जब ये ट्रेन चलेगी तब इसका दरवाज़ा नहीं खुलेगा, अपने आप बंद होता है कि निश्चित स्पीड के बाद ये दरवाज़ा नहीं खुलेगा। तो कुल मिलाकर जो अपने यहाँ जो एक्सीडेंट होते हैं तमाम तरीके के, जिनमें चलती ट्रेन से लोग गिर जाते हैं या कोई धक्का दे देता है या कोई इस तरीके के जो क्राइम होते हैं, उन पर भी कहीं ना कहीं रोक लगेगी। जो टाइम ट्रायल की अगर हम बात करते हैं टेलगो ट्रेन की, कि दिल्ली और मुंबई के बीच में इसको चलाकर देखा जा रहा है और यहाँ पर तमाम जो अगर हम बदलाव की बात करें, तमाम जो सीटिंग अरेंजमेंट की बात करें तो आप बड़ी आसानी से देख सकते हैं कि किस तरीके का सीटिंग अरेंजमेंट है। और सबसे बड़ी चीज़ एक जो मैं आपको दिखाना चाहूँगा, अगर इसकी लाइटिंग को आप देखना चाहें तो लाइटिंग एक अलग तरीके से की गई, बड़ी स्मूथ लाइटिंग है। इस समय हम टेलगो ट्रेन के कैफेटेरिया में है। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि ये जो डिब्बा है खास तौर पर बनाया गया है और इसमें तमाम वो चीज़ें हैं जो आमतौर पर किसी रेस्टोरेंट में होती हैं, कैफेटेरिया में होती हैं। तो यहाँ पर उस तरीके की व्यवस्था है। और सबसे बड़ी चीज़ है कि यहाँ पर आप देख सकते हैं किस तरीके की लाइटिंग है, किस तरीके की सारी चीज़ें हैं। और जो यहाँ पर मेनू लगा हुआ है वो भी आप देख सकते हैं कि उसमें वो यहाँ का मेनू नहीं है, बाहर का मेनू है। तो कुल मिलाकर अगर हम देखें तो यहाँ के लिए जब कैफेटेरिया होगा तो कुछ अलग होगा, भारतीय खाने होंगे उसमें। और जब अगर टेलगो सफल रहती है और टेलगो को चलाने का फैसला सरकार लेती है तो उसके बाद तमाम सहूलियतें हम कह सकते हैं कि भारतीय यात्रियों को मिलेंगी, रेल यात्रियों के लिए। आइए हम आपको दिखाते हैं कि अगर टॉयलेट फैसिलिटी की बात करें तो किस तरीके की टॉयलेट फैसिलिटी इस टेलगो ट्रेन में है। यहाँ पर जैसा कि आप देख सकते हैं कि छोटी सी जगह है और सबसे बड़ी चीज़ ये है कि ये उसी तरीके से टॉयलेट चमक रहा है जिस तरीके से हवाई जहाज़ के अंदर जो है छोटा सा टॉयलेट होता है। तो कुल मिलाकर हम कह सकते हैं कि एक बेहतरीन सुविधा देने की कोशिश है। और इस तरीके के टॉयलेट जो इस समय यूरोप में ट्रेनें चल रही हैं उनमें इस तरीके के टॉयलेट हैं। और अलावा यहाँ एक छोटी सी आप हैमर देख रहे हैं, ये हैमर एक ख़ास तरीके की हैमर है। इसका जो एंड पॉइंट है यहाँ पर एक छोटा सा डायमंड लगा होता है जिससे आप कभी आपातकाल में अगर ज़रूरत पड़े तो आप शीशे को तोड़ सकते हैं, बड़ी आसानी से शीशे को तोड़ सकते हैं और बाहर निकल। खबरदार में आज के लिए इतना ही। देश और दुनिया की बाकी खबरों के लिए आप देखते रहिए आज तक।